जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना ग्रुप 1 का, तब मुझे एडवांस अकाउंट में 33 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने अपनी गलतियों को समझा और उसे इम्प्लीमेंट किया, तो दूसरे अटेम्प्ट में मुझे 54 मार्क्स थे। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मैं तीसरा अटेम्प्ट दिया जिसमें मैं पास हुआ, उसमें मुझे 56 मार्क्स थे। तो फिर कैसे मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज़ किया, क्या क्या गलतियाँ मैंने की और कैसे स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं एक एवरेज गाय था और मैं कोई पढ़ने में अच्छा नहीं था, पर क्या क्या चीज़ें गलतियाँ मैंने की और उसको सुधार किया और कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसके बारे में आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या है, देखो 30 मार्क का एमसीक्यू है, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है। तो ठीक है, और एमसीक्यू में तो 30 मार्क का एमसीक्यू है, उसमें केस स्टडीज आते हैं, 1 2 3 केस स्टडीज होता है और सिंगल्स क्वेश्चन से पूछ सकते हैं 2 मार्क के, तो कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता है। 30 मार्क का एमसीक्यू होता है और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आपको क्या करके चलना है, देखो एज हम एवरेज गाय हैं, हम कोई टॉपर नहीं है, तो हम 70-80 मार्क को दिमाग में नहीं सोचेंगे, रीजनेबल सोचेंगे। हालांकि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा सोचो, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने का कुछ मतलब नहीं बनता। अगर आप 70 मार्क्स 80-90 मार्क्स सोच के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं ला सकते इतना मार्क्स, भाई नहीं हो पाता है। आप सोच के चलो 60 मार्क। देखो मैं बताऊँ, एक एवरेज गाय है जो पढ़ने वाला, अगर वो अच्छे से पढ़ेगा ना तो 55 से 60 के बीच में आराम से ला लेगा। तो आप इतना सोच के चलो कि मेरे को 55 से 60 के बीच में एग्जामिशन का सोचना है बस, क्योंकि आप हमारी लायकियत एग्जामिशन वाली है। अगर आप पढ़ने बहुत अच्छे हो या फिर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, तब आप 70-80 का सोच के चलोगे। पर मैं यहाँ पे बस आपको एग्जामिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो 55 से 60 के बीच में मार्क्स आ जाएगा। तो 55 से 60 के बीच में मार्क्स कैसे आएगा, देखो आपका जो 30 मार्क का एमसीक्यू है उसमें कम से कम आपको 20 मार्क लाना है, और जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आपको 35 मार्क लाना है, तो आपका 55 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और रही बात जो 30 मार्क का एमसीक्यू है, 30 मार्क के एमसीक्यू में वो लोग सिर्फ एएस पूछते हैं, और इसमें जो एएस आता है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने एएस सिर्फ रट्टा मार लिया है तो आपसे एमसीक्यू नहीं बनेगा, जितना भी कोशिश कर लो। अगर आप जैन 26 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो ये बात को ध्यान रखो कि अगर आपने एएस की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली है तो आप भूल जाओ, केस स्टडी आपसे बनेगी। फुल टू फुल अंडरस्टैंडिंग में होता है, ये बात मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। और जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिया होगा तो ये आप खुद ध्यान दो, अगर कि आपने एमसीक्यू आपसे क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एएस की, या फिर आओ एएस आपने छोड़ के चले गए हो। देखो अब एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है, इसलिए एएस में आप कुछ नहीं छोड़ सकते। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि एएस तो बहुत ज़्यादा है, हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट एएस भी है जिसको आपको करके ही जाना है, बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट्स है उनको बस समझ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। आपको अंडरस्टैंडिंग हर एक एएस की लेनी है, क्योंकि मान लो एग्ज़ाम में आपने कुछ ऐसे एएस आ गए जिसको आपने कम पढ़ा हो या फिर ज़्यादा अच्छे से आपको समझा नहीं हो, अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो। अगर आपने वो एएस को कभी पढ़ा ही नहीं रहेगा, कभी समझने का कोशिश भी नहीं किया रहेगा, तो आप उसमें तुक्का भी नहीं लगा पाओगे और अंदाजे से ठोक के आओगे, जो कि गलती होगा। तो इससे अच्छा है कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा हो, इसलिए कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो लेके रखो हर एएस की। तो कुछ इंपॉर्टेंट एएस हैं, जैसे कि एएस 7 हो गया, एएस 10 हो गया, एएस 15 हो गया, एएस 18 हो गया, एएस 22 हो गया, एएस 26 हो गया। ये जो 3-4 एएस है ना, ये रेगुलर लोग पूछ रहे हैं 4-5 अटेम्प्ट में से, मतलब इनमें से क्वेश्चन आ ही जा रहा है। जो एएस 10 देखो बहुत बड़ा एएस है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो इनके कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 2-2 3-3 मार्क कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके चलनी है। सबसे पहली बात कि आपको इतने सारे एएस हैं, ये इतने सारे एएस आपके पूरे हो जाएंगे, कर लोगे आप। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वही करना है। सबसे पहले मेरी बात ये है कि एडवांस अकाउंट के लिए आपको मैं बात बताऊं, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ की मैंने रेगुलर बुक्स ली थी, उसमें एमटीपी आरटीपी सब इंक्लूड क्वेश्चन था। हर एक एएस के 10 से 12 क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर उन्होंने आरटीपी एमटीपी डाल के रखा था, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन इतने नहीं डाले थे। मैं आपको बताऊँ, पेपर जितना भी, अगर मान लो 100 मार्क का पेपर है तो 50 से 60 मार्क का सिर्फ मॉड्यूल आता है, मतलब मॉड्यूल क्वेश्चन आता है मिलता जुलता, और बाकी जो 40 मार्क होता है वो थोड़ा जो आरटीपी एमटीपी से आता है। और हमको चाहिए कितना, हमको 50 से 60 ही मार्क चाहिए, ठीक है, और इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है कि हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अगर आपने स्टडी मॉड्यूल अपना अच्छे से किया है ना, तो आपको 55-56 मार्क्स आप आराम से ला लोगे, क्योंकि 60 मार्क तक का तो पूरा मॉड्यूल से आता है। अब पेपर 120 मार्क का आता है,
ठीक है। उसमें से 60% 70% मॉड्यूल से रहता है और बाकी जो मार्क्स रहता है वो MTP RTP से रहता है। तो MTP जो बाकी जो मार्क्स है उसमें थोड़ा बहुत अपना आप दिमाग लगा के थोड़ा मार्क्स ले सकते हो, बाकी 60% मार्क्स तो आप मॉड्यूल से ला ही लोगे। देखो हमको क्या करना है, हमको अपने क्वेश्चन लिमिटेड रखने हैं और एक ही चीज़ों पे फोकस करना है कि कहाँ से पढ़ना है। हमको सिर्फ पढ़ना है स्टडी मटेरियल से। हमको मतलब कोई आप कुछ प्रीफर मत करो, आपने जहाँ से रेगुलर क्लास लिया वो प्रीफर मत करो, आप सिर्फ उठाओ मॉड्यूल क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूल क्वेश्चन कम में और हो सकते हैं। अभी आपका जैन में अटेम्प्ट आने वाला है, आपको अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको टैक्सेशन और लॉ भी पढ़ना है। अगर आप सब क्वेश्चन करने जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं पड़ेगा। लिमिटेड क्वेश्चन, अभी नए नए क्वेश्चन ज़्यादा नए नए क्वेश्चन करने से अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन करो उसी को बार बार करो, मतलब उसमें ही कमांड लाओ, एक क्वेश्चन को बार बार करके उसमें कमांड लाओ, ना कि 4-5 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा AS के लिए आप जितने भी मॉड्यूल क्वेश्चन है उनको करके जाओ। देखो मॉड्यूल क्वेश्चन कम है और हो जाएगा, और हर एक AS का हो जाएगा। अगर आप अपने जो रेगुलर नोट्स को प्रीफर करोगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपसे नहीं होगा। तो आप मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल में लिमिटेड क्वेश्चन है, आराम से हर एक AS को अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाएगा। जो AS आपको नहीं समझता है उसका ये करके चलो, क्या नाम है, रिवीजन लेक्चर देख के मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो कर लो। क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ के जाओगे ना, देखो 30 मार्क के MCQ में फुल AS पूछने वाले हैं वो, और AS की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई तभी क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। 30 में से ना 15 मार्क का ऐसा केस स्टडी और इतना मार्क का क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, 30 में से आप 15 मार्क ला लोगे, वो ईजी रहता है। फिर जो बाकी जो 15 मार्क्स रहता है 30 में से, वो थोड़ा हार्ड रहता है। उसमें से बस आपको 5 मार्क और लेना है, 20 मार्क तक आपको ले लेना है। देखो ये 20 मार्क 22 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। अगर आपको आपने जो पढ़ा हुआ है वही सेम क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा भी हो सकता है, पर हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि आपको कितना मार्क चाहिए, उसके हिसाब से कितना मार्क्स आपका आ रहा है। 30 में से 15 मार्क्स पूरा इजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 15 मार्क्स रहता है उसमें से आपको 5-6 मार्क्स और खींचना पड़ेगा, वो आप खींच लोगे, क्योंकि आप पूरा AS आप सब पढ़ के जा रहे हो, एटलीस्ट AS की अंडरस्टैंडिंग तो लेके जा रहे हो। जैसे AS 15 हो गया, ये मेरे टाइम पे मुझे नहीं समझ आ रहा था, कि मुझे इतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैंने समझा चल कि AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। तो फिर मैंने क्या किया, इसके क्वेश्चन थे 4-5 मॉड्यूल में, तो मैंने क्वेश्चन के स्टेप्स याद कर लिए थे कि चलो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। हालांकि मुझे क्वेश्चन समझा नहीं था, पर मेरे को स्टेप्स याद थे, और मेरे एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन था, पर मेरे को जितने स्टेप्स याद थे मैंने वो स्टेप्स डाल दिए, और 5 में से कम 2 या 3 मार्क्स तो मुझे मिला होगा। तो सिंपल सी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि AS तो पहले आप मॉड्यूल करो, आपके सब AS हो जाएंगे। मॉड्यूल क्वेश्चन को प्रीफर करो, कोई भी AS को छोड़ो मत। अगर आप AS को छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो उसके स्टेप्स याद कर लो कि स्टेप्स कैसा है, भाड़ में क्या अंडरस्टैंडिंग, स्टेप्स याद कर लो। सिंपल सी बात ये है कि अगर जो क्वेश्चन समझता नहीं उसके स्टेप्स याद कर लो कि एग्जाम में आएगा तो मुझे कैसे करना है। और MCQ कुछ भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क में कुछ भी पूछ लेंगे। अगर आपने AS1 AS2 AS3 नहीं किया है, कि फ्रेमवर्क वगैरह नहीं किया है, तो अगर एग्जाम में उन्होंने MCQ में पूछ लिया तो आपके 2 मार्क हाथ से निकल जाएंगे। और आपको करना क्या है, बस आपको समझना है, AS को सिर्फ समझ के चलना है, क्योंकि इसमें से 30 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई AS ऐसा है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको छोड़ो मत, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो ले ही लो, कि एग्ज़ाम में अगर वो AS आ गया MCQ में तो कुछ ना कुछ आप ठोक पाओगे। अगर आप कुछ पढ़े रहोगे तो रीजनेबल कुछ सोच के आप उसमें ठोकोगे, अगर कुछ नहीं पढ़े रहोगे तो फिर कुछ भी ठोक दोगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छा कुछ ना कुछ आप पढ़ के जाओ। तो सिंपल से सम अप यही बात है कि 30 मार्क के लिए आपको सिर्फ मॉड्यूल प्रीफर करना है, क्योंकि अगर कोई और चीज़ आप प्रीफर करोगे तो आप सही टाइम पे उसको कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप मॉड्यूल प्रीफर करके चलोगे तो आपसे सब कवर भी हो जाएगा, सब ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। सही बात है, ठीक है। अब आता है 70 मार्क। 70 मार्क का पेपर कहाँ से बनता है। देखो 70 मार्क में वो लोग 6 चीज़ें हैं जिसको वो पूछते रहते हैं। अब ये तो एडिशन डिलीशन भी कर सकती है ICI, पर मेजॉरिटी केस में यही पूछते हैं। देखो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रांच। ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूछते ही पूछते हैं को, मतलब जैसे कि अभी DSQ2 में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें कोई भी 4 क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। सबसे पहले देखना आपको अमालगमेशन और कंसोलिडेशन 14-14 मार्क्स का आता ही है। अमालगमेशन कंसोलिडेशन 14-14 मार्क्स का आता ही है।
तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। और रही बात कि डिस्क्रिप्टिव में भी आपको मॉड्यूल ही प्रीफर करना है। मैंने क्या गलती की थी, मैंने गलती यही की थी कि पहले अटेम्प्ट में मैं वो बुक लेके बैठा था जो मैं रेगुलर क्लास से मुझे मिली थी, जिसके अंदर RTP MTP सब इंक्लूड था। तो उसमें मैंने स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब करके गया था और कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल पे फोकस किया, जिसकी वजह से मेरे को 55 तक मार्क्स मेरे आ रहे थे। तो आपके भी आएंगे। देखो होता क्या है कि अगर आप कोई और मॉड्यूल प्रीफर करते हो, कोई और बुक प्रीफर करते हो जिसके अंदर स्टडी मटेरियल भी होता है, MTP भी होता है, RTP भी होता है, पर आप सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो उसके, आप कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो। पर जब आप स्टडी मटेरियल को यूज़ करते हो तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपका अटेम्प्ट Jan 26 में है, अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि मॉड्यूल क्वेश्चन एक तो बहुत कम क्वेश्चन है और हर एक चैप्टर में रेलेवेंट क्वेश्चन है, उसको हाथ से सॉल्व करो। और आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हो तो भी मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टडी मटेरियल में स्टिक करके देखो, इस बार आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। तो देखो अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको कंसोलिडेशन लोगों को हार्ड लगता है। तो आप सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन करके चले जाओ कि मॉड्यूल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मॉड्यूल का ऐसा भी मतलब जो भी मैंने आपको चैप्टर बताया है, 6 चैप्टर, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मॉड्यूल को छूटना नहीं चाहिए। एक बार ध्यान रखना, मॉड्यूल आपको पूरा अच्छे से करके जाना है। अभी आपकी जो मॉड्यूल होगी नई नवेली, उसको निकालो, कभी आपने देखा भी नहीं रहेगा मॉड्यूल को, क्योंकि आप तो सिर्फ इंस्टीट्यूट की बुक्स या फिर जहाँ से पढ़ रहे हो उनके नोट से पढ़ रहे रहोगे। देखो ICI ने जो बुक दिया है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया है, सब ने यहीं से क्वेश्चन बुक बनाया है, तो आप उसको उठाओ, सिर्फ उसको करो। एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन बैंक लिमिटेड तो हो जाएगा ना। नहीं तो पहले आप भागते रहते हो इधर उधर, कितना RTP कर लो, कितना MTP क्वेश्चन कर लो। पर ये दिक्कत ये रहती है कि देखो आपको एवरेज गए, तो अगर आप एवरेज गए हो तभी आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। अगर जो टॉपर रहता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोचता है, जिसके लिए जो सही बात है, क्योंकि वो टॉपर है, वो समझदार हो, ज़्यादा क्वेश्चन करेगा ना तो उसका दायरा स्कोप बढ़ता है। पर हमारे जैसे लोग क्या हैं कि हमको जब तक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार हमने देखा नहीं या किया नहीं ना, तो एग्ज़ाम में बनेगा नहीं। सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन किया एक बार और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया, तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जो समझदार है, जो टॉपर है, अगर जिसने क्वेश्चन एक बार भी कर लिया ना एग्ज़ाम जाने से पहले, वो एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार क्वेश्चन देख भी लेते हैं ना टॉपर लोग, तो जाके एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम के जाने से पहले क्वेश्चन एक ही बार सॉल्व किया और आप एवरेज बंदे हो, तो एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, वहाँ पे आपको याद नहीं आएगा क्वेश्चन। हमारे केस में कैसे रहता है, जब तक हम लोग एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार हाथ से सॉल्व नहीं कर ले या फिर उसको देख ना ले 2 से 3 बार, तब तक वो हमसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग एवरेज गए हैं। और जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो अगर एक बार क्वेश्चन को देख भी लेना तो भी उनके दिमाग में बैठ जाता है। अगर वो फिर उसको वापस सॉल्व भी नहीं करे, देखे भी नहीं, तो भी वो एग्ज़ाम में बन जाएगा, बस उनको एक बार सॉल्व करना है। पर हमारे जैसे लोग को क्या रहता है, उनको बार बार सॉल्व करना है, तो वो जाके कहीं दिमाग में बैठना स्टार्ट होता है। तो आप समझो कि आपकी लायकियत कितनी है। अगर आपकी लायकियत ऐसी है कि आप एक बार क्वेश्चन देख लेते हो, फिर वापस आप डिट्टो क्वेश्चन उतार देते हो, तो आप करो जितना क्वेश्चन देखना उतना क्वेश्चन देखना, उतना क्वेश्चन देखो। पर यहाँ पे मैं एक एवरेज गाय के जैसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन किए हैं ना, तो उसको ही कम से कम 2 से 3 बार मैं नहीं कर लेता ना, तब तक मेरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर स्टडी मटेरियल से भी पेपर आ गया ना, और अगर मैंने उसको 2 से 3 बार सॉल्व नहीं किया, तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मेरा मानना है, और मोस्टली लोग का यही है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको लिमिटेड क्वेश्चन करना है, पर उसमें क्वालिटी करना है कि भाई जितने क्वेश्चन किए हैं मैंने, मान लो आपने अमालगमेशन के 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन किए स्टडी मटेरियल के, पर आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप 14 में से 14 लाओगे। ठीक है, आपने अमालगमेशन का क्वेश्चन किया है तो उतने में से उतना ही लाओगे। तो देखो जो समझ, अब डाउट क्या आता है, देखो आप बहुत लोगों को CFS हार्ड लगता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ना, स्टडी मटेरियल में भी बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, उनके स्टेप्स याद कर लो कि वो आगे एग्जाम में आ गया तो कैसे उसको सॉल्व करना, बस स्टेप्स याद कर लो। देखो अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं समझता है ना, तो एक सर हैं तेजस सूचक, CA तेजस सूचक, उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना अच्छे से पढ़ाया है ना, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं समझता है तो आप उनके लेक्चर देख लो, एक बार समझ लो, उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और अगर आपको ब्रांच अकाउंट, देखो जो ब्रांच अकाउंट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, जो सब पार्ट्स वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें 6, 4, 2 ऐसे मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन। उसमें ब्रांच अकाउंट 6 मार्क का हर अटेम्प्ट में पूछा गया है।
6 मार्क का हर अटेम्प्ट में। तो आपको ब्रांच अकाउंट में आपको तेजस सूचक से कर लेना है, आपको तेजस सूचक से कर लेना। उन्होंने बहुत अच्छे प्यार से समझाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, पर उन्होंने जो जिस लॉजिक जो देना चाहिए उस लॉजिक के हिसाब से सर ने सिखाया, जो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांच अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप तेजस सूचक से देख लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग के मन में आता है कि ब्रांच हार्ड है। मेरी बात मानो, ब्रांच हार्ड नहीं है। ये लोगों ने बस बोल दिया तो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रांच बहुत बड़ा है। एक्चुअली बहुत वास्ट है ब्रांच अकाउंट। तो आपको क्या लेके चलना है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है कि हाँ ये आया तो ऐसे करना है, ये आया तो ऐसे करना है बस। और उसको 2-3 बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। हार्ड नहीं है ब्रांच अकाउंट। अगर आप बहुत समझ लिया, आपने रिवीजन लेक्चर भी देख लिया, फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो आप ब्रांच छोड़ दो, पर उसको ट्राई जरूर करो। कि अगर तेजस सूचक ने उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने एक बार देख भी लिया ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ 70 मार्क्स से आपको मॉड्यूल प्रीफर करना है। और जब आप क्वेश्चन करोगे, देखो अभी जैन में आपका पेपर आने वाला है, जैन 26 में आपका पेपर है। अभी तक आपने एक बार रिवीजन कर लिया होगा या फिर नहीं किया होगा, तो अभी आपको रिवीजन कैसे स्टार्ट कर रखना है जैन 25 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको स्टडी मॉड्यूल खोलना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद उसके अपने क्वेश्चन को और जो आंसर है उसको मिलाना है और देखना है कि आपने क्या गलती की, और जो आपने गलती की उसको क्वेश्चन के साइड में लिख देना है कि आपने ये एडजस्टमेंट में गलती किया। फिर आप दूसरा क्वेश्चन लेना है और दूसरा क्वेश्चन करना है, उसमें क्या गलती की आपको क्वेश्चन के बाजू में लिख देना है। फिर जब दूसरा रिवीजन करोगे आपको फिर दूसरा क्वेश्चन फिर इसे लिखना है। और ऐसा भी नहीं कि आपको डिटेल में लिखना है, आपको नॉर्मल लिखना है कि हाँ भाई चलो आपने फॉर्मेट बनाया हाथ से, फिर अपने P&L का आइटम लिख दिए, बैलेंस शीट का आइटम लिख दिए, तो ऐसा रफ जैसा, इतना नहीं डिटेलिंग में जाना है आपको। पर हाँ, आपका हाथ चलते रहना चाहिए, कम से कम आपकी एक बुक तो भर जानी चाहिए ऐसा हाथ, वो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन करके। देखो एक टाइम बाद आपने मॉड्यूल क्वेश्चन 2 से 3 बार हाथ से लिख के कर लिया। देखो 2 बार तो आपको हाथ से लिख के करना है, क्योंकि आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि आपने एक बार कर लिया तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको अगर आप एवरेज गाय हो तो कम से कम 2 से 3 बार आपको करना है। 2 बार आपको एटलीस्ट करना है, तीसरी बार बस आपको बस देखना है, ऑडिट करना है, हाँ ये ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, आपको रिकॉल करना है। पर ये रिकॉल तभी करना है जब तक आपने उसको 2 से 3 बार आपने सॉल्व नहीं कर लिया हो। और हर बार सॉल्व करना, जो भी आपने गलत हो रहा है, जो भी आपने गलत एडजस्टमेंट जो गलत हो रही है, उसको आपको इधर नोट करना है क्वेश्चन के बाजू में। स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन में आपको लिख देना है कि हाँ भाई मैंने ये गलती किया, मैंने कंसोलिडेशन में ये गलती किया है, मैंने वो गलती किया। और मेरी एक बात ध्यान रखो, आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको जो 30 मार्क के लिए मैंने बताया कौन कौन से चैप्टर है, मैंने आपको बताया कि भाई अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, बाय बैक, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप नहीं छोड़ के जा सकते। तो कभी कभी क्या होता है, देखो मेजॉरिटी केस में क्या होता है कि या तो पेपर में देखो कंसोलिडेशन, अमालगमेशन 14 मार्क के क्वेश्चन है, ये आएंगे ही। कभी ये दोनों क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने देखा ही नहीं होगा। मेजॉरिटी क्या होता है कि यही दोनों क्वेश्चन में से मतलब हार्ड होता है, या तो अमालगमेशन हार्ड होता है या तो कंसोलिडेशन हार्ड होता है। कभी कभार ऐसा हो जाए या फिर कोई और चैप्टर भी हार्ड दे सकते हैं। पर जैसे आप एडवांस अकाउंट का पेपर देने जा रहे हो ना, 70 मार्क में से जो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, और आपको सबसे पहले वही देखना है कि हार्ड क्वेश्चन कौन सा है और उसको हटा देना है, भले आपने उसकी कितनी भी प्रैक्टिस की हो। देखो अमालगमेशन, कंसोलिडेशन आपको करके दोनों जाने हैं, आप छोड़ नहीं सकते दोनों में से, आपको ये दोनों तो करने ही करने हैं। क्योंकि मान लो अगर कंसोलिडेशन हार्ड आ गया तो आपको अमालगमेशन करना है, अमालगमेशन हार्ड गया तो कंसोलिडेशन करना है, ठीक है, आप छोड़ तो नहीं सकते। ये दोनों में से ही ऐसा होता है कि एक ईजी आएगा, एक हार्ड आएगा। हालांकि और क्वेश्चन है वो भी हार्ड ईजी आ सकते हैं, पर मेजॉरिटी केस में या तो अमालगमेशन हार्ड आता है या तो कंसोलिडेशन हार्ड आता है। तो आपको करके दोनों जाना है, और एग्जाम टाइम में जो हार्ड होगा उसको छोड़ देना है, ईजी को करना है, ठीक है। अब ये बात हो गई कि आपको पढ़ना कहाँ से। तो मैं 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान में ही रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ना कहाँ से। आपको पढ़ना है सिर्फ स्टडी मटेरियल से, और आपको रिवीजन लेक्चर देखना है, फिर आपके जो कंसेप्ट कराया है उसको रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन आपको सिर्फ स्टडी मॉड्यूल से ही करने हैं। देखो अभी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो 2 बार सॉल्व करके सकते हो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को, 2 बार सॉल्व कर सकते हो, और एक बार आप उसको बस ऑडिट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है उसको कट कर दो, वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पहले रिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है उसको काट दो, जो हार्ड लगता है वो उसको टिक मार दो, और जो ईजी लगता है कि हाँ भाई ये तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको काट दो, ठीक है। ये आपका बराबर हो जाएगा।
और 70 मार्क में से आपको 35 लाना है, ध्यान रखो आराम से 35 आ जाएगा। और 30 में से 20 लाना है। 55 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं तो ईजी ही रहते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन ला सकते हो। तो बस ये ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको MCQ नहीं उठाना है। देखो अगर MCQ कौन उठाता है, MCQ किसके लिए, जिसको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग, टॉपर लोग होते हैं वो MCQ उठाते हैं सबसे पहले। आपको नहीं उठाना है, आपको MCQ बीच में रखना है। आपको सबसे पहले 3 क्वेश्चन, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव में से ऐसे 3 क्वेश्चन उठाने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। 28 मार्क पहले आपको जेब के अंदर डालना है अपने, उसके बाद MCQ उठाना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने किए हुए हैं, तो 4 क्वेश्चन पहले करो, MCQ बाद में उठाओ। अगर जो जितना अच्छे से आता है क्वेश्चन पेपर में, तो वो लोग कम से कम 3 क्वेश्चन, पर अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में से, तो सबसे पहले उसको कर लो, फिर MCQ उठाओ। और MCQ उठाओ अगर, और जैसे ये बात भी ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 30 मिनट का क्वेश्चन ज़्यादा 35 मिनट लगना चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ दो, भले आपने कितना भी प्रैक्टिस किया हो, उसको ईगो मत लेके जाओ, छोड़ दो भाई, नहीं करना तो नहीं करना, दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट करो, वहाँ पे जाना शिफ्ट करो। बाकी पेपर का अप्रोच कैसे रखना है, ये मैं वीडियो इसके लिए मैं अलग से 1-2 हफ्ते पहले लाऊंगा, पर अभी आपके पास टाइम है। आपको रिवाइज सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद AS के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर जो ऐसा आपको हार्ड लगता है, एटलीस्ट उसका अंडरस्टैंडिंग तो लेके जाओ, क्योंकि MCQ बन जाएगा। क्योंकि पिछली बार सेगमेंट से बना था 8 मार्क का, जिसने नहीं किया था उसके 8 मार्क गए। तो जैन के लिए अगली बार आने वाला अटेम्प्ट में जैन 26 की उसके लिए गलती नहीं करनी है आपको। और देखो स्टडी मॉड्यूल में करने वाले क्वेश्चन हैं, आप करना चाहोगे तो पूरा कर लोगे, हर एक AS कर लोगे स्टडी मॉड्यूल से। उनके क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन करके जाना है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताई कि अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, विदिक कंसोलिडेशन, बायबैक, ब्रांच, ये सब जो चैप्टर मैंने बताया ये करके ही जाने हैं आपको। बाकी मैंने आपको बताया अगर ब्रांच हार्ड लगता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट हार्ड लगता है, तो फिर इसके लिए आप तेजस सूचक का वीडियो देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से समझाया है, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो कि क्या चीज़ें कैसी हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो मैं तो चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी और भी कुछ रहेगा तो हम और बात करेंगे इस पर। और एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करके चलना है। और एक और बात ध्यान देना कि देखो इस बार जो सितंबर में 2 पेपर हुए थे, जहाँ पर फ्लड्स आए थे वहाँ पे फिर से सितंबर का पेपर हुआ था, तो आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, या फिर जो MTP आएगा इस बार का वो देना है आपको, और जो PYQ पेपर हुआ था वो देना है। PYQs क्यों बोलता हूँ मैं, PYQs एक्चुअली वो पेपर ही हैं, सो ऐसे ही पेपर आते हैं। MTP होता है ना, वो मैच नहीं करा पाता है उस लेवल को। अगर आप जो PYQs करते हो ना, इसका मतलब है आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो और उसी लेवल का पेपर आता है। तो 2 पेपर आपको देने हैं, आपको डेट डिसाइड कर लेनी है कि आपको मॉक टेस्ट कब देना है। आप ऐसा सोच के मत चलना कि जब मेरा सब पढ़ के हो जाएगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, वो दिन कभी नहीं आता। आपकी पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होती। तो आप पहले सबसे पहले डेट डिसाइड कर लो कि पेपर मुझे कब देना है, और उस दिन पेपर दो कि भाई चलो आपने डिसाइड कर लिया कि 1 महीने बाद इस डेट को मुझे पेपर देना है एडवांस अकाउंट्स का। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका 50% पढ़ के हो, चाहे 60% पढ़ के हो, चाहे 70% पढ़ के हो, आपको पेपर देना ही देना है। अगर आप ऐसा करके सोचोगे कि भाई मेरा एक बार ये पूरा हो जाए तब दूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। मार्क माय वर्ड्स, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 दिन पहले तक कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको मॉक टेस्ट देना है और अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करना है और उसको फोकस करना है कि हाँ मैंने गलती की, मेरा टाइम मैनेजमेंट कर पाया। सो हैप्पी दिवाली। ये सब शोर शराबा चल रहा है, तो अपने टाइम पे फोकस करो, अच्छे से करो। और जो भी अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो अपनी जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। थोड़ा दिवाली से बच के, पटाखे वटाखे से बच के, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ पढ़ाई है। कोई फेस्टिवल आपके लिए नहीं है। जाओ लाइब्रेरी में बैठो, घर में कोना पकड़ के बैठो, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, कोई दिवाली वाली